गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, और अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में आज हम पढ़ने वाले हैं ड्राइंग, जिसको कहा जाता है आहरण। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय को संचालित करने के लिए नगद, माल या संपत्ति के रूप में कुछ राशि व्यवसाय में लाई जाती है तो उसको कहा जाता है कैपिटल। और आपने पृथक अस्तित्व की अवधारणा पढ़ी थी, उसमें माना था कि पूंजी व्यवसाय के स्वामी द्वारा विनियोजित होती है, इसलिए यह व्यवसाय का दायित्व होती है। उसी प्रकार से पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर ही आहरण का भी व्यवसाय में लेखा किया जाता है। कैसे देखो, सबसे पहले जानते हैं ड्राइंग होता क्या है। जब व्यवसाय का स्वामी अपने निजी कार्यों हेतु व्यवसाय से नगद राशि या व्यवसाय से माल या व्यवसाय की संपत्तियों का प्रयोग करता है तो उसे आहरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यवसाय के स्वामी ने अपने व्यवसाय से 5,000 रुपए निकाले और निकालकर अपने पुत्र की स्कूल फीस जमा करवा दी, तो यहाँ पर 5,000 रुपए निकाले हैं, क्या वो उसका उधर से व्यवसायिक कार्य को पूरा करना है? नहीं, अपने बेटे की फीस जमा कराना उसका निजी कार्य है। तो इस 5,000 रुपए को बिजनेस में आहरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बिजनेस में आहरण मानकर लेखा किया जाएगा। यू अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से व्यवसाय का स्वामी है, उसके मान लो खुद की एक दुकान है और वह दुकान से अपने घर में निजी प्रयोग के लिए खाने का सामान ले जाता है। जो दुकान में गेहूं है, चावल है, तेल है, वो ले जाता है। घर में उपयोग करने के लिए ले रहे हैं, क्या व्यवसायिक दृष्टि है उसका? नहीं, वह निजी प्रयोग के लिए ले रहा है। तो जितनी राशि का माल वो अपने घर ले जाता है, उतनी राशि से उसको माल को क्या माना जाएगा? आहरण माना जाएगा। इसी प्रकार व्यवसाय के स्वामी ने व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए मोटर व्हीकल खरीद रखी है, लेकिन वह उस मोटर व्हीकल का अपनी निजी यात्रा में प्रयोग करता है, तो जितने मूल्य का वो प्रयोग करता है उतने मूल्य से उस यात्रा को क्या माना जाएगा? आहरण माना जाएगा। तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर आहरण का लेखा अलग से किया जाता है। ठीक है, अब आहरण में स्वामी नगद का आहरण कर सकता है, माल का कर सकता है, और आहरण किसका कर सकता है? संपत्तियों का। ठीक है, ये आहरण है। और ध्यान रखना, आहरण करने से स्वामी की पूंजी में कमी आती है। जितनी राशि का आहरण किया उतनी राशि से स्वामी की पूंजी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसीलिए हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ड्राइंग के कारण स्वामी की पूंजी में क्या हुई है? कमी हुई है। ये तो था आहरण। आया समझ में? आहरण कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे करते हैं। अब एक वर्ड आता है स्टॉक, जिसको हिंदी में कहते हैं बिजनेस की भाषा में स्तंभ। ठीक है, और दूसरे वर्ड एक यूज हो आता है रहतिया। इंग्लिश में कहते हैं उसको स्टॉक और रहतिया। क्या होता है स्टॉक? देखिए, व्यवसाय में किसी एक निश्चित समय पर जो बिना बिका हुआ माल है ना, वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है।
एक निश्चित समय पर व्यवसाय के पास जितना माल उसके गोडाउन में या उसकी दुकान में रखा हुआ है वो माल क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। और स्टॉक है मुख्यतः होती है दो प्रकार के। नंबर एक क्लोजिंग स्टॉक और नंबर दो ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। अब क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक? सुनिए, व्यवसाय का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। ये व्यवसाय का वित्तीय वर्ष है। ठीक है, और इस वर्ष के दौरान स्वामी ने क्या किया कि 5 लाख की लागत का माल पूरे वर्ष के दौरान खरीदा। इसने 5 लाख की लागत का माल पूरे वर्ष के दौरान खरीदा है। आया समझ में? और इसने पाया कि वर्ष के अंत में उसने 4,50,000 रुपए की लागत का माल बेच दिया। तो देखो, इस 5 लाख में से 4,50,000 की लागत का माल बिक गया और 50,000 रुपए की लागत का माल बिना बिका है जो व्यवसायी के पास अभी रखा हुआ है। तो इसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और इसकी गणना की जाती है हमेशा अंतिम दिन। किसके अंतिम दिन? वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन। और आपने जब लेखांकन की अवधारणा पढ़ी थी तो एक अवधारणा आई थी रूढ़िवादिता की अवधारणा। कौन सी? रूढ़िवादिता की अवधारणा। और रूढ़िवादिता की अवधारणा में मैंने बताया था कि स्टॉक का जो मूल्यांकन है ना, 2 लागत होती है। एक तो होती है लागत मूल्य और एक होता है बाजार मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस और बाजार मूल्य को कहते हैं मार्केट प्राइस। तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो भी राशि कम है उस पर किया जाएगा स्टॉक का मूल्यांकन। वैसे मैं बताता हूं, यहां पर अनसोल्ड स्टॉक है, उसका लागत मूल्य है 50,000, लेकिन बाजार मूल्य इसका है 56,000 रुपए। तो आप लेखा किस पर करोगे? लागत मूल्य पर। जो कम कौन सा है? लागत मूल्य कम है, इसलिए लेखा किस पर किया जाएगा? लागत मूल्य पर। इसके अपोजिट मान लो इसका बाजार मूल्य 45,000 है, तो फिर स्टॉक का मूल्य किस पर किया जाएगा? बाजार मूल्य पर। क्योंकि लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है उस पर लेखा किया जाता है। कौन सी अवधारणा के अनुसार? रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार। अब आता है ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जान लिया, वर्ष के अंत में व्यवसायी के पास जो बिना बिका हुआ माल है वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन ये 31 मार्च 2019 की बात है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दिन अगर इस स्टॉक को बिजनेस में दिखाया जाए तो ये 1 तारीख को जो पिछले महीने की क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले वित्तीय वर्ष की 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक के नाम से जाना जाएगा। अंडरस्टैंड? क्या ओपनिंग स्टॉक? गत फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नए वर्ष में 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक के रूप में लिखा जाता है। आया समझ में? अब देखिए, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें कच्चे माल से तैयार माल बनाया जाता है, कच्चे माल से अंतिम वस्तुएं बनाई जाती है, वो क्या कहलाती है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसमें स्टॉक है, उसके 3 रूप होते हैं। स्टॉक के स्वरूप कितने होते हैं? 3। नॉर्मली स्टॉक 2
प्रकार के होते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, वहां पर 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं। नंबर 1, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कच्चे माल का स्टॉक। नंबर 2, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा अर्ध निर्मित माल का स्टॉक। और तीसरा होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, यानी निर्मित माल। ठीक है, तो स्टॉक के कितने स्वरूप होते हैं? 3। कौन कौन से? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन प्रोग्रेस वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड। अब हम जानते हैं कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है। देखो, ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, निर्माणी कंपनियां, यहाँ पर क्या होता है, किसी माल को बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। वो कच्चा माल रॉ मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, एक कपड़ा मिल है जहां पर कपड़े का उत्पादन होता है। तो आपको पता है कपड़ा बनाने के लिए वहां पर रुई यानी कॉटन यूज की जाती है, और रुई से धागे बनते हैं, और धागों से फिर कपड़े बनते हैं। तो उस फैक्ट्री के अंदर जो कॉटन होगी ना, वो रॉ मटेरियल कहलाएगी। आया समझ में? और स्टॉक ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ऐसा माल जो न तो कच्चा है और न ही उससे अंतिम प्रोडक्ट तैयार हुआ है, तो वो बीच की कंडीशन में जो लटका हुआ है वो क्या है? गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम कॉटन मिल का उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर कपास कच्चा माल थी, और यहाँ पर कपास से हमने फैक्ट्री में धागे तैयार कर दिए। क्या कपड़ा बन गया? नहीं बना ना। तो वो धागे है, वो अर्धनिर्मित माल है, और इसी धागे से कपड़ा बनता है। और जब कपड़ा बनकर तैयार हो गया तो वो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड कहलाएगा। इस प्रकार से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वहां पर स्टॉक के कितने रूप होते हैं? 3 रूप। कौन से? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो आज हमने क्या क्या जाना अभी तक? एक तो जाना ड्राइंग के बारे में, और एक जाना हमने स्टॉक के बारे में, स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। फिर हमने जाना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टॉक के स्वरूप कौन कौन से होते हैं? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। अब हम जानने जा रहे हैं डेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं देनदार। अब क्या होते हैं डेटा यानी देनदार? देनदार, ठीक है, डेटर क्या होते हैं? देनदार। अब क्या होते हैं देनदार? जानते हैं। आपको पता है बिजनेस में कोई भी लेन देन है वो सारे लेन देन कैश में हो, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। बिजनेस में उधार के लेन देन भी है। तो जब कोई व्यवसायी अपनी वस्तु और सेवाओं का उधार में विक्रय करता है, और जिस व्यक्ति को विक्रय किया गया है उससे व्यवसाय के द्वारा राशि लेनी बकाया है या नहीं है? व्यवसाय से राशि लेगा ना। तो जिस व्यक्ति से राशि लेनी बकाया है वो बिजनेस का डेटर कहलाता है। बिजनेस का क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। आया समझ में? तो डेटर का क्या हुआ? जब व्यवसाय में वस्तुओं या सेवाओं का उधार विक्रय किया जाता है, और जिन व्यक्ति को विक्रय किया गया है
उनसे जितनी राशि अभी लेनी बाकी है उतनी राशि से वो व्यक्ति व्यवसाय के लिए डेटर कहलाता है। आया समझ में? और डेटर है ना, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है गुड डेटर, ठीक है, एक होता है बैड डेट्स, और एक होता है डाउटफुल डेट्स। ठीक है, डाउटफुल डेट्स। आप जानते हैं गुड डेट्स क्या होते हैं, गुड डेटर क्या होते हैं। और ये ध्यान रखना, डेटर है वो व्यवसाय के लिए असेट्स होता है। कैसे असेट्स? करंट असेट्स होता है, ध्यान रखना। करंट असेट्स के बारे में पता ना कि गुड डेट्स क्या है, बताता हूं आपको। देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जो आपका रेगुलर कस्टमर है। अब वो आपसे पूरे साल भर उधार का नकद का लेन देन करता रहता है, रुपए माल उधार ले जाता है, दे जाता है। अब उस व्यक्ति ने आपसे उधार माल खरीद लिया 10,000 रुपए का। उधार माल कितने खरीदा? ये श्रीमान जी ए है जो बिजनेस से 10,000 का उधार माल खरीद के ले गए, और उन्होंने कहा कि जी आज है वो 20 मार्च का दिन है और मैं आपको 30 मार्च तक आपका पेमेंट कर दूंगा। अब 30 मार्च के दिन यह बंदा बिना मांगे ही और ये 10,000 का पेमेंट बिजनेस को कर देता है। अच्छा आदमी है ना, है ना अच्छा आदमी, इसलिए इसको गुड डेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गुड डेट्स। और 30 तारीख को मान लो ये पेमेंट नहीं करता है, 31 मार्च हो जाती है, 1 अप्रैल हो जाती है, और ये बिजनेस का मालिक है, एक को एक स्लिप देता है, नोटिस देता है कि श्रीमान जी आपका पेमेंट बकाया था, और ये बंदा स्लिप के साथ ही पेमेंट लेके आ जाता है। तो ये अच्छा आदमी है ना, बिना मांगे दे दिया तो और भी अच्छा है, लेकिन मांगने पर दे दिया तो भी क्या है? अच्छा है। इसे कहते हैं गुड डेट्स। क्या कहते हैं उसे? गुड डेट्स। अब एक बंदा ऐसा है जिसका नाम है मिस्टर बी, दूसरा व्यक्ति कौन है? मिस्टर बी, ठीक है, और बी आज से 10,000 रुपए का माल उधार लेके चला गया और उसने कहा जी मैं आपको 30 मार्च तक पेमेंट कर दूंगा। अब वो 30 मार्च को पेमेंट लेके नहीं आया, तो इस व्यवसायी ने इसको मैसेज किया कि 30 तारीख को पेमेंट आने वाला था, आया नहीं। तो ये क्या करता है? 2,000 रुपए किसी के साथ दुकान पर भेज देता, दे दो, आज अभी बकाया है। फिर व्यवसायी ने कॉन्टेक्ट किया, कहा श्रीमान जी पेमेंट तो पूरा 30 तारीख को आने वाली थी, आपने 2,000 ही भेजे। फिर ये क्या करता है? फिर 3,000 रुपए भेज देता है, भेज देता है। फिर महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल जाते हैं, सुनवाई नहीं करता। फिर इसको नोटिस देते हैं, स्वामी उसको बार बार कहता है, तो ये क्या करता है? 2,000 रुपए और दे देता है। कितने आ गए? 7 आ गए। फिर 12 महीने, 6 महीने निकल गए, और वो कभी कंफर्म कहता आज दूंगा, कभी कह रहा कल दूंगा, कभी कह रहा कि तो पेमेंट ही नहीं आया मेरा, कभी कह रहा लॉकडाउन आ गया, सबसे अच्छा वायदा मिल गया। तो फिर ऐसा लगता है बिजनेसमैन को कि इसमें से मुझे लगता है पूरे रुपए आने वाले नहीं हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को अपने काम का अनुभव होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, और उस अनुभव के आधार पर वो मान लेता है कि इसमें से 500 रुपए तो आने की कोई चांस ही नहीं है। 500 रुपए आ भी सकते हैं और नहीं भी आए। तो ये क्या हो गया? 500 है वो डाउटफुल हो गया, इससे रुपए मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। ठीक है, तो इसे कहते हैं डाउटफुल डेट्स। क्या कहते हैं इसे? डाउटफुल। अगर ये नहीं आएंगे तो ये डूबत मान लिए जाएंगे, और आ जाएंगे तो ठीक है। आया समझ में? अब देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अब आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को आपने उधार माल बेच दिया और उससे रुपए वापस आने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है, तो व्यवसायी क्या करता है? उसको डूबत ऋण मान लेता है, बैड डेट्स मान लेता है। ठीक है, तो इसे तो कहते हैं गुड डेट्स,
जिसे कहते हैं बैड डेट और ये डाउटफुल। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राहक ऐसा है जो कभी कभार आपकी दुकान पर आता है और आपने उसको क्या कर दिया, 1000 रुपए का उधार माल दे दिया और आपने उससे लाख विनती की, रिक्वेस्ट की, मैसेज भेज दिया, घर पर भी जाके आ गए, उसको खरी खोटी भी कह दी, लेकिन वो 1000 रुपए देने का नाम ही नहीं ले रहा है और ऊपर से लड़ाई झगड़े पर और उतारू हो जाता है। तो फिर बिजनेसमैन मानता है ये रुपए अब हमें प्राप्त होने वाले नहीं हैं। तो इसको क्या कहते हैं, बैड डेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैड डेट। एक बात और बताता हूँ, सुनो भाई। व्यवसायी ने क्या किया कि मान लिया ये 1000 रुपए डूब गए और इसको बैड डेट दिखा दिया, अपनी हानि मान ली, मुझे नहीं आने वाला,